हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के 2 मिनट सीरीज़ के अंदर हम पॉलिटी का एक टॉपिक देखेंगे, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स को मद्देनज़र रखते हुए। आज का टॉपिक अगेन इज़ रिलेटेड टू, अगर आप देखते हैं आपके इलेक्शंस इन 2019 इलेक्शंस को लेके जितने भी जनरेटेड है न्यूज़ खबरें, राइट, उन सब में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, दैट इज़ योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो अभी एमसीसी क्या होता है, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, ये हम जो इसकी बिगिनिंग है, इसकी जो थोड़ी क्वेश्चंस हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं आपके इस 2 मिनट सीरीज में। पहला जो आता है वो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी बात होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, किस पे लगता है, किन के लिए ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसका ब्रीफली पर्पस क्या है। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली एक पाथवे है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि बताता है पॉलिटिकल पार्टीज को एज वेल एज उन कैंडिडेट्स को जो कि इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं, राइट, कि उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है, राइट। तो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट वो जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स एंड रूल्स। और ये जो नॉर्म्स एंड रूल्स हैं जो कि एमसीसी का एक पार्ट है, ये कंसेंसस के थ्रू इवॉल्व हुए हैं। किसके कंसेंसस? पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन्होंने आपस में वॉलंटरली कंसेंट करके कुछ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाई गई हैं जो कि इस कोड के अंदर उन्होंने एम्बॉडी कर दिए, इस कोड के अंदर उन्होंने जमा कर दी है, राइट। और ये जो कोड है, ये जो कि उन्होंने खुद इवॉल्व किया है, उनको बाइंड करता है कि उन्होंने इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रिस्पेक्ट करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है जब भी इलेक्शंस आते हैं। अब कब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, कब से इन्फोर्स किया जाता है और कब तक ये ऑपरेशनल रहता है? ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस दिन आपकी अनाउंसमेंट होगी ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल, राइट, और इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट कौन करता है? आपका ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिस दिन से आपकी अनाउंसमेंट हो गई, इलेक्शन शेड्यूल जब दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, उस दिन से जो है एमसीसी इन्फोर्स होने लग जाता है। ठीक है, और जब तक पूरा का पूरा इलेक्शंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स बीइंग डिक्लेयर्ड, तब तक ये जो एमसीसी है ये एनफोर्स्ड रहता है। नेक्स्ट है कि अगर बात की जाए कि ये एमसीसी वेरियस इलेक्शंस के टाइम पे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, राइट। जब बाई इलेक्शंस हो रहे हैं तब कहाँ अप्लाई हो रहा है, जब जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तब कहाँ अप्लाई हो रहा है, राइट। तो जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, मतलब बेसिकली आपके लोकसभा के जब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एमसीसी एनफोर्स्ड होगा, जैसे कि अभी है। जब जनरल इलेक्शंस हो रहे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब जब आपके स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं विधानसभा के लिए, तब ये जो कोड है सिर्फ उस रिस्पेक्टिव स्टेट में जहां पे इलेक्शंस होने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एमपी के इलेक्शंस है तो मध्य प्रदेश में जो है एमसीसी लागू होगा, पूरे देश में नहीं। नेक्स्ट, जब भी बाई इलेक्शंस हो रहे होते तो जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रहे हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, जहाँ के लिए बाई इलेक्शंस होने हैं, उन डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में ही सिर्फ जो एमसीसी है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब ईसीआई है वो इलेक्शन शेड्यूल दे रहा है, इसके अलावा विद रिगार्ड टू एमसीसी इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली आपका एक टीचर का रोल निभाता है, जहां पे उन्होंने ये इंश्योर करना है एक मॉनिटर की तरह कि ये जो एमसीसी है उसको सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोज इन पावर, मतलब जो आपकी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, एज वेल एज दोज कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल पार्टी जो कंटेस्ट कर रही हैं, दोनों ही इस एमसीसी का रिस्पेक्ट करें और इसको ऑब्जर्व करें, राइट। एंड यही एक इलेक्शन कमीशन की एक मेन ड्यूटी है, राइट, कीपिंग इन माइंड कि उनका काम है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री, फेयर और पीसफुल हो, राइट, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए हो। और आर्टिकल 324 जो है, जो कि आपकी ईसीआई के साथ डील करता है, मैंडेट करता है कि ईसीआई की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे, और इसे इंश्योर करने में क्या हेल्प कर रहा है? एमसीसी। साथ ही में ये भी इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल मशीनरी है वो मिसयूज ना की जाए, राइट, बाय द रूलिंग पार्टी। साथ ही में वो ये भी देखता है कि इलेक्टोरल ऑफेंसेस, मैल प्रैक्टिसेस या कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस, चाहे वो ब्राइब देना हो, चाहे वो इंड्यूस करना हो वोटर्स को थ्रू ऑफरिंग देम सर्टेन से अल्कोहल, मनी एटसेट्रा, या फिर थ्रेट या इंटिमिडेशन के थ्रू उनको बुलाना, ये सब भी है जो प्रिवेंट किया जा सके बाय ईसीआई, राइट। इन केस वायलेट होता है तो अप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं लिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो ईसीआई एमसीसी है, अगर इसकी एवोल्यूशन देखी जाए, किस तरह से हिस्टोरिकली उभर के आया, वो भी ज़रूरी है। अब एमसीसी जो है पहली बार कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया?
केरला में, ये याद रखिए कौन से स्टेट के इलेक्शंस में पहली बार एमसीसी की सम फॉर्म में बात की गई, केरला में 1960 में। यहाँ पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी इंट्रोड्यूस की गई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिगार्डिंग इलेक्शन मीटिंग्स, स्पीचेस, स्लोगन, सो ऑन सो फोर्थ। 1962 में जाके जो जनरल इलेक्शंस हुए लोकसभा के लिए, तब एमसीसी जो है रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है उनके अंदर सर्कुलेट किया गया। लार्जली इसको फॉलो भी किया गया 1962 में, राइट, एंड उसके बाद से भी सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में इसको फॉलो किया जा रहा है। 79 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और ऐड कर दिया सेक्शन, जहां पे उन्होंने बात की रेगुलेशन ऑफ द पार्टी, मतलब आपकी जो रूलिंग पार्टी है, पार्टी इन पावर जो है, उसको रेगुलेट करने की और उसको प्रिवेंट करने की, किसी भी तरह से उनको एक कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि वो इंक्लूड करे गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू इलेक्शन मैनिफेस्टोज एज वेल, जो कि इंट्रोड्यूस की गई इन द 2014 जनरल इलेक्शंस, राइट। अब लास्टली अगर बात की जाए क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग है, तो नहीं, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एनफोर्सिएबल नहीं है बाय लॉ। हाउएवर कुछ जो प्रोविजंस है एमसीसी की उनको एनफोर्स किया जा सकता है, क्योंकि इवन दो एमसीसी के लिए कोई लॉ नहीं है, बट उन कंसर्न प्रोविजंस के लिए जो है कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उनको एनफोर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 एंड द आरपीए 1951। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने आर्ग्यू किया है अगेंस्ट मेकिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शंस जो है बहुत ही छोटे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट किए जाने चाहिए, दैट इज क्लोज टू से 45 डेज, फटाफट उनको कंप्लीट करना जरूरी है ताकि रेगुलरली एंड क्विकली जो है गवर्नमेंट के अंदर चेंज आ सके, ठीक है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है टिपिकली यूजुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्शन का टाइम टेबल है, जो इलेक्शन की ड्यूरेशन है, वो हिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड 2013 में एक जो आपकी स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस थी, उनकी एक मेन रिकमेंडेशन थी कि आप एमसीसी को लीगली बाइंडिंग बना दीजिए। अनदर रिपोर्ट जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आई थी स्टैंडिंग कमिटी ने, उसमें भी ऑब्जर्व किया कि कुछ जो प्रोविजंस है एमसीसी की वो ऑलरेडी एनफोर्सिएबल है, जैसे कि हमने देखा पहले कुछ प्रोविजंस के थ्रू, एंड रेकमेंड किया कि एमसीसी को आप पूरा का पूरा ही आरपीए 1951 का एक हिस्सा बना लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रेजेंटेशन ऑन योर एमसीसी, क्या क्या उसके मेन इश्यूज हैं, क्या क्या मेन ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इसी के फॉलो अप में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एमसीसी के बारे में हम और क्या जान सकते हैं, कौन सी चीज़ें परमिटेड है, कौन सी चीज़ें नॉट परमिटेड है, कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ इसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स।